हेलो फ्रेंड्स। चले तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज से हमने हमारा अगर मेरी आवाज प्रैक्टिस पहुंच सेशन रही हो तो स्टार्ट किया हुआ है। मैसेज करें। रियल इंडियन। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। दिनेश बंजारा जी सर आ रही है। पृथ्वी एस सर, गोविंद कुमार एस सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है शाम के सेशन में। और बहुत बढ़िया लग रहा है। सचिन सर, पहचाना सर। सचिन सचिन मतलब ये ना भुवनेश के भुवनेश। अच्छा सचिन, सचिन परीख, हेमलता सरागरा, सचिन पारिक, सचिन पारिक, हाँ हाँ सचिन पारिक। गुड गुड गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो सचिन पारिक, कमल मंडा। हाँ हाँ बराबर बराबर, मैंने लिखा। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों का स्वागत है। लगभग लगभग सब लोग जो है उपस्थित हो चुके हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे तो वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न है, हाँ पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। चंचल चौहान, बहुत बढ़िया चंचल जी। एक प्रतिभा बालक की आप सहायता कर सकते हैं, कैसे करेंगे? उषा कुमारी, बहुत बढ़िया। अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। मेरा कैमरा लग रहा है अटक गया है। चलिए तो जवाब दीजिएगा। जस्ट सेकेंड, मैं जरा मेरा कैमरा सही कर दूं। कैमरा अटक गया है लग रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के मैसेज सब जवाब आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे हैं। चलिए तो जवाब है इसका चार। चार जवाब सभी का राइट आंसर है। चार जवाब सभी का राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। बहुत बढ़िया। आंसर नंबर चार, आंसर नंबर चार, बहुत बढ़िया। चार इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके ऑप्शंस है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? बहुत बढ़िया चंचल और सचिन, कमल मंडा, पूनम सिंह, सभी लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इनमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। बहुत बढ़िया, तीन तीन। हाँ तो यह इसका देख लेते हैं। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, तो यह तो सही हो सकता है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है तो यह सही होगा। उसके बाद विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, यह भी सही है। और निदानात्मक मूल्यांकन भी इसमें सम्मिलित होता है, तो यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ है यही क्या है? ये नहीं है, यानी इसका मतलब यही एक हमारा ऑप्शन क्या है, वह सही हो सकता है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, यही इसका क्या है, ये इसका जवाब हो सकता है, यानी तीन इसका जवाब सही है। चलिए अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का वर्णन किसके द्वारा किया गया? वाइगोस्की के द्वारा, पियाजे के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा? किसके द्वारा?
बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बहुत बढ़िया है। दौलत सिंह, दौलत सिंह का भी जवाब बहुत बढ़िया है। चलिए, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरह से जवाब दे रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, अगले अगले प्रश्न। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। चलिए, तो कौन है? वाइगोस्की हैं, पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, कोहलबर्ग हैं, कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वाइगोस्की, पियाजे, ब्रूनर, कोहलबर्ग। सही है। चेतनाराम, चेनाराम, राम शेषमा एक, हेमलता सरागरा, जे चारण। ओके, बहुत बढ़िया। दिनेश बंजारा, वाइगोस्की। सही है, सही है। यहाँ पे एक जो है वो राइट आंसर है। सभी लोग जवाब करेंगे तो अच्छा रहेगा, सारे लोग अगर जवाब करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है एक, एक है इसका राइट आंसर। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के कुछ इस तरह से है। सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? सृजनवादी दृष्टिकोण के एंगल से सीखना क्या है? सृजनवादी मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव से सीखना क्या है? बहुत बढ़िया, श्रेणीदान चारण, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका इसका ऑप्शन है सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं है। विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्य पुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। यह यूटेट उत्तराखंड टेट के 2021 में प्रश्न आया हुआ है। सृजनवादी दृष्टिकोण यानी क्रिएटिविटी के एंगल से सीखना क्या है? क्या है इसमें एक जो है जवाब बताइए। सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्यपुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? चंचल चौहान, एक आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था तीसरे प्रश्न का, बहुत बढ़िया तीसरे प्रश्न का जवाब था। चलिए चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग। तो चौथे प्रश्न का जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए जवाब दीजिएगा सभी लोग, जवाब दीजिएगा। कमल चौधरी, कमल मंडा, तीन, तीन। ओके, और जवाब जगदीश चौधरी, गोविंद कुमार, बहुत बढ़िया, तीन, तीन। ओके, ओके, उषा कुमारी, तीन। ओके, छेनाराम, श्रेणी चारण, दौलत सिंह, बहुत बढ़िया, और जवाब हेमलता सरागरा, पूनम सिंह। चलिए देख लेते हैं। तो सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है, ये तो मतलब ये है ही नहीं। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, तो ये हो नहीं सकता है। विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्यपुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो वहां पे क्रिएटिविटी में बच्चा अपने खुद से सीखता है, तो यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं हो सकता है। सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, सही बात है, सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसलिए यह, पवन यादव, बहुत बढ़िया, तो यह जो है इसका राइट आंसर है। सीखना आत्म केंद्रित प्रक्रिया है, यह भी नहीं है। सीखना जो है चारों तरफ से होता है, तो यह नहीं हो सकता है। यहाँ पे तीन जो है वो राइट आंसर है, सही है, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर जो है वो तीन है, तीन। सोनू चौहान, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे तीन राइट आंसर था। पांचवा प्रश्न ले लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है? यहाँ पे मानसिक रूप से दिव्यांग यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तो विलंबित प्रतिक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, याद करने की क्षमता। सामान्य रूप से नहीं होती है, सामान्य रूप से नहीं होती। क्या नहीं होती है? सामान्य रूप से नहीं होती। विलंबित प्रक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, याद करने की क्षमता। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लोग डिसेबिलिटी फील्ड से उनको तो यह जवाब आना ही चाहिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? विलंबित प्रक्रिया हो सकता है, सामाजिक बुद्धि में कमी हो सकती है, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब हो सकता है, याद करने की क्षमता हो सकती है। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? जवाब जवाब जवाब। सतपाल यादव, चार, हेमलता, चार, उषा कुमारी, चार, गोविंद कुमार, चार, दीनू राठौर, चार, शेषदान चारण, चार, चार, जगदीश चौधरी, चार, बहुत बढ़िया, दिनेश बंजारा, चार, दौलत सिंह, चार, चंचल चौहान, चार। सही है, बहुत बढ़िया, चार। यहाँ पे विलंबित प्रक्रिया तो देखने को मिलती है, डेवलपमेंटल डिले होता है इनके में, तो यह तो होता ही है, यानी यह दिख नहीं सकता है। सामाजिक बुद्धि में कमी, ये भी होता है उनके अंदर में, सोशल उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होता है। विकासात्मक माइलस्टोन में भी विलंब होता है। जबकि याद करने की क्षमता, याद करने की क्षमता जो है उनके अंदर में क्या है, याद करने की क्षमता, यह सामान्य रूप से नहीं होती है, सामान्य रूप से नहीं होती है। यह इसका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो चौथा है इसका राइट आंसर है, चौथा इसका राइट आंसर है, चार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे लेते हैं, आगे लेते हैं।
यानी ये वाला जो है इसका ये आंसर चौथा, इसका आंसर ये सही है। चलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला लेते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक यानी फिजिकल, जो उसका फिजिकल हेल्थ है वो, और उसका जो है इमोशनल स्टेज है, इमोशनल स्टेज, वह क्या है? बच्चों के अधिगम में इसका क्या रोल है? का कोई आपसी संबंध नहीं है, पहला, की भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, का की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सीटेट 2017 में प्रश्न आया हुआ है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ और सांवेगिक अवस्था इमोशनल स्टेज का आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? जवाब जवाब क्या हो सकता है? जवाब 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 सही बात है। आप सभी लोगों ने पांचवें प्रश्न का जवाब सही दिया हुआ था। श्रेणीदान चारण 4, कमल मंडा 4, छेनाराम, जगदीश चौधरी, सतपाल यादव, पवन यादव, सोनी यादव, पूनम सिंह, दीनू राठौर, उषा कुमारी, हेमलता सरागरा, गोविंद कुमार, चंचल चौहान, दिनेश कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है 4 यहाँ पे राइट आंसर है। इसका कोई संबंध नहीं, मतलब है ही नहीं। संबंध तो होता ही है कि भूमिका नगण्य है, ये भी नहीं हो सकता है। भूमिका होती है, का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत है। यहाँ पे कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी फिजिकल हेल्थ और सामूहिक अवस्था, इन दोनों का लर्निंग में जो है इन दोनों का रोल चलता है। इन दोनों का रोल चलता है, बगैर इसके लर्निंग नहीं होती है। महेंद्र झाकर बाड़मेरी 4 सही है, राइट आंसर है। यहाँ पे जो 4 है इसका राइट आंसर है, 4 सही जवाब है। चलिए सातवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। छात्रों के लिए सीखने की प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। छात्रों के सीखने के प्रमुख संसाधन है क्या? तो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया सोनू चौहान, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। सोनू चौहान सही जवाब दे रहे हैं आप। सगुन सोनी 4 सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। छात्रों के सीखने के प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपर्युक्त सभी। सीखने के प्रमुख संसाधन क्या हो सकते हैं? पवन यादव 4, सगुन सोनी 4, जगदीश चौधरी 4, सतपाल यादव 4, छेनाराम 4, गोविंद चौधरी, श्रेणी चारण, महेंद्र झाकर, अमित कुमार यादव। बहुत बढ़िया। जो लोग नए हैं वो प्लीज जो है चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये प्रश्न जो है वो सीजी छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है। वंदना मंडा 4, बहुत बढ़िया वंदना जी, स्वागत है। हेमलता, पृथ्वी गुज्जर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरीके से जो है आप लोग जुड़ रहे हैं और आप लोग जवाब दे रहे हैं। दिनेश सिंह, बहुत बढ़िया, 4 राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है, सही है। सभी उपयुक्त सभी है, यानी विभिन्न क्रियाओं में सामग्री का संकलन, जो है सामग्री के बिना जो है वो लर्निंग नहीं हो सकती है। ग्रंथालय में बच्चा जाएगा तो वहां भी लर्निंग होगी, सर्वे करेगा, प्रोजेक्ट निर्माण करेगा तो वहां से बच्चे को लर्निंग होगी, यानी सभी सभी इसके क्या है वो राइट आंसर है। चौथा जवाब इसका सही है, चौथा जवाब इसका सही है। बहुत बढ़िया। मनीष पवार 4, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। एक अवस्था है, नीचे अवस्थाएं दी जा रही हैं, उस अवस्थाओं में से किस अवस्था में खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में? यह रीट के 2016 में प्रश्न आया हुआ है, रीट 2016 में प्रश्न आया हुआ है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। वापस से कैमरा अटक गया। चलिए जवाब दे लीजिए, फिर हम अपने कैमरे को सही करते हैं। चलिए इसका जवाब दे लीजिए आप लोग। 2 2 2 2। चलिए राइट आंसर सभी के 2 राइट आंसर हैं। एचपी वर्जन ही ले लेते हैं हम, चलिए कोई बात नहीं है, भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ठीक ही ठाक है। चलिए तो आठवें प्रश्न पर हम आ गए थे। हमारा आठवां प्रश्न, आठवें प्रश्न का जवाब जो है वह 2 उत्तर बाल्यावस्था, सभी लोगों का सही जवाब था उत्तर बाल्यावस्था, तो 2 राइट आंसर है।
चलिए आगे चलते हैं, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। निम्न में से एक पियाजे के द्वारा दी गई अनुकूलन प्रक्रिया से संबंध नहीं रखता है। संबंध नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है? ऑर्गेनाइजेशन, एजिमिलेशन, इक्विबेरियम, सेंसेशन। क्या नहीं रखता है संबंध? संबंध क्या नहीं रखता है? निम्न में से एक पियाजे के द्वारा दी गई अनुकूलन प्रक्रिया से संबंध नहीं रखता है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता है, एजिमिलेशन नहीं रखता है, इक्विबेरियम नहीं रख सकता है, सेंसेशन नहीं रखता है। क्या उसका सही जवाब? सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब क्या है? जवाब 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 चार। चार 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 चार, राइट आंसर, राइट आंसर चार है। राइट आंसर जो है वो चार है। बहुत बढ़िया। चार, चार सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चार जो है वो सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए मैं इसको बाद में सेट करूंगा। मैं इसको बाद में सेट करूंगा। आगे चलते हैं, पहले हम प्रश्न ले लेते हैं। आगे का प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। 9वां तो हो गया ना, निम्न में से आप पियाजे का हो गया। 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। जवाब, जवाब। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन को सहज, अच्छा एक प्रश्न और रह गया। हाँ अभी एक और रह गया। हाँ एक और है। हम्म। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। में से कौन सा कथन अनुचित है? कौन सा कथन अनुचित है? वापस से देख लीजिएगा। चौथा भी आ रहा है। अमित कुमार यादव, कुड़ियापुर। अच्छा अमित कुमार यादव कुड़ियापुर टू, कुड़ियापुर से भी जुड़े हैं लोग। वेरी गुड। चलिए तो राइट आंसर देख लेते हैं। क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर दो। राइट आंसर दो। व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। यहाँ पे मतलब व्याकरण की जरूरत नहीं है, तभी भी भाषा अर्जन हो सकता है। भाषा अर्जन में व्याकरण व्याकरण की कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले बताया हुआ था, व्याकरण जो है वह व्याकरण जो से गांव के लोग होते हैं वह भी बिना व्याकरण के भी अच्छी तरह से भाषा बोल लेते हैं। तो यहाँ पे व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ ये जो है वो दो राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला नहीं, एक नहीं हो सकता है। आगे लेते हैं। 11वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है क्या? भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है क्या? व्याकरणगत शुद्धता पर जोर, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल, पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल, केवल व्याख्या विधि का सहारा लेना। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है? भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है? सही बात है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। दिनेश सिंह, इसका एक जवाब नहीं है, दो सही जवाब है। श्रेणी चारण सही है। बहुत बढ़िया। छेनाराम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का। हाँ, इसका बताइए जवाब। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है व्याकरणगत शुद्धता, छात्रों को अभिव्यक्ति का की पूर्ण स्वतंत्रता, पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल, केवल व्याख्यान विधि को सहारा लेना। क्या हो सकता है सही जवाब? दो। बहुत बढ़िया। गोविंद कुमार, सतपाल यादव, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का। दिनेश सिंह, पवन यादव, वंदना मंडा, बहुत बढ़िया। राइट आंसर है सभी के। पूनम सिंह, राइट आंसर। राइट आंसर आ रहा है सभी की। सगुन सोनी, राइट आंसर। शेषदान, शेष चारण, जैसलमेर टू,
2। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं। उत्तर है 2, सही है। 12वां प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? 12वां प्रश्न, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब बताइए डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? दिनेश बंजारा 2, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है सभी का। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? पढ़ने संबंधी अक्षमता से, लिखने संबंधी अक्षमता से, गणना संबंधी अक्षमता से, बोलने संबंधी अक्षमता से, किससे है? कमल मंडा 2, कमल मंडा 2, गोविंद चौधरी, गोविंद कुमार 2, दिनेश सिंह 2, हेमलता सरागरा 2, विमलेश यादव 2। विमलेश बहुत बढ़िया जुड़े हो। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। विमलेश बहुत बढ़िया 2। हाँ, तो डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? डिस्ग्राफिया का संबंध लेखन संबंधी अक्षमता से है। पढ़ने का संबंध जो है वह डिसलेक्सिया से होता है, लिखने का संबंध डिस्ग्राफिया से होता है, गणना का संबंध जो है डिस्कैलकुलिया से होता है, और बोलने का संबंध जो है वह बोलना कहाँ से होता है? तो वह अफेजिया से होता है। बोलने संबंधी क्षमता वह अफेजिया से होता है। तो ऐसे ही ये अलग अलग जो है क्षमताएं आपने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह क्या है? वह 2 इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। तो 2 इसका लिखने संबंधी अक्षमता, लिखने संबंधी अक्षमता जो है वो आपने देखा। मैं आपसे वापस से बता देता हूँ, यह क्या है? यह डिसलेक्सिया है। यह इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। जहाँ पे पढ़ने संबंधी है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये डिस्ग्राफिया है, ये इसको कहेंगे डिस्ग्राफिया, इसको कहेंगे डिस्कैलकुलिया, और इसको कहेंगे अफेजिया। ये जो चारों है उसके अलग अलग क्या है, और वो इसके वहां से लिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया। 13वां प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। 13वां प्रश्न है, बच्चों को कुछ सिखाया जाए, उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? बच्चों को कुछ सिखाया जाए, उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? जवाब, जवाब, थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? जवाब, जवाब, छेनाराम बी, सोनू चौहान, उषा कुमारी, श्रेणीचारण से शेष चारण, पवन यादव, कमल मंडा, दिनेश सिंह, सगुन सोनी, जगदीश चौधरी। जवाब, जवाब, विमलेश यादव 2, सतपाल यादव 2, 2, दीनू राठौर 2, गोविंद कुमार 2, चंचल चौहान 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सही है, सभी के राइट आंसर है। राइट आंसर है यहाँ पे 2, अभ्यास। अभ्यास ही जो है वह सही आंसर है, कि बच्चों को अगर उसकी आवृत्ति की जाए, आवृत्ति मतलब लगातार पुनरावृत्ति करा जाए, दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, तो मतलब क्या कर रहे हैं? हम अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास का नियम जो है यह थॉर्नडाइक का वह यहाँ पे अभ्यास का नियम है। चलिए अगला लेते हैं, 14वां प्रश्न लेते हैं। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है, इसको बताइएगा। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। स्मृति मतलब क्या? मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी के लिए 4 स्तंभ क्या है? बताइएगा जरा। मेमोरी के लिए 4 स्तंभ क्या है? प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन और मेमोरी। या प्रत्यक्षीकरण मतलब परसेप्शन, रिटेंशन, आइडेंटिफिकेशन या मेमोरी। परसेप्शन, मेमोरी, रिटेंशन, आइडेंटिफिकेशन। परसेप्शन, रिटेंशन, मेमोरी, आइडेंटिफिकेशन। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब यह आया हुआ है सीटेट 2021 में आया हुआ है। सीटेट के 2021 में जब प्रश्न आया हुआ है, जवाब दीजिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा। सतपाल यादव, सतपाल यादव 1, जगदीश चौधरी 1, श्रेणीदान चारण 1, दिनेश बंजारा 1, वंदना मंडा 1, विमलेश यादव 1, छेनाराम, दिनेश सिंह। चलिए राइट आंसर है, मतलब सभी लोग जो है वह सही जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। पृथ्वी गुजर 1। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। आंसर जो है वह 1 है, वो 1 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? परसेप्शन करता है। व्यक्ति सबसे पहले परसेप्शन करता है, परसेप्शन करता है कहीं से चीजों को लेकर के। परसेप्शन करने के बाद फिर उसके बाद क्या करता है? तो परसेप्शन करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करता है। परसेप्शन कर रहा है, उसको फिर आइडेंटिफाई करेगा कि ये चीज है क्या। आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर क्या करेगा? फिर उसको रिटेंशन करेगा, धारण करेगा, उसको रिटेंशन करेगा। रिटेंशन करने के बाद फिर क्या करेगा? उसको मेमोराइज करेगा, उसको फिर मेमोरी में लेके आएगा।
तो जो है एक एक यहाँ पे वो राइट आंसर है, एक इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे का प्रश्न ले लेते हैं। 15वां प्रश्न लेते हैं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है? ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है। इसके ऑप्शन से कुछ इस तरह से अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुक्रिया। इसके ऑप्शन से कुछ इस तरह से अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और रिस्पॉन्स। मैं इसका अंग्रेजी मैंने बता दिया, अंग्रेजी मैंने बता दिया है। अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुक्रिया। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो सकता है? दिनेश बंजारा 4, दिनेश बंजारा 4, श्रेणी चारण 4, 4, उषा कुमारी 4, जगदीश चौधरी 4, 4, 4। चलिए ब्लूम के बारे में मैंने बताया हुआ था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मैंने बताया हुआ था। क्या होता है? सबसे पहले होता है नॉलेज, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है एप्लीकेशन, फिर होता है एनालिसिस, फिर होता है सिंथेसिस, फिर होता है इवेल्युएशन। ये उसके 6 हैं, 6 उसके सब चरण है। ये उसके 6 सब चरण है। तो इसमें अनुक्रिया तो कहीं है ही नहीं, अनुक्रिया नहीं है, यानी रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहीं नहीं है, रिस्पॉन्स कहीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये तीनों की बात करी जा रही है, ये तीनों इसमें है। तो यही जो है ये है इसमें अनुक्रिया। चौथा जो जवाब है इसका वह राइट आंसर है कि यह इसका उपक्षेत्र नहीं है। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। चलिए अगला लेते हैं, 16वां प्रश्न लेते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या? बच्चों के, जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और वह दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को के स्रोत को उपयोग करता है। जवाब 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 जवाब, चंचल चौहान, उषा कुमारी, हाँ, सेजदान, बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हेमलता, वंदना मंडा 2, दिनेश सिंह 2, बहुत बढ़िया। दीनू राठौर 2, 2, पूनम सिंह 2। चलिए देख लेते हैं। तो जवाब सबके सही आ रहे हैं। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बस इतने से ही काम नहीं बनता है, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। दंड का प्रयोग तो करना ही नहीं है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसको मना कर दिया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में मना कर दिया गया है, तो दंड को नहीं करना है। तो दंड और पुरस्कार नहीं देना, क्योंकि बच्चा उसके उसके प्रति हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये कुछ लग रहा है कि हो सकता है। चलिए इसको हम एक साइड में रखते हैं। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का स्रोत के लिए उपयोग करता है, मतलब ये तो अब बाल केंद्रित शिक्षा में ये होगा नहीं, ये तो सब्जेक्ट सेंटर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो वर्गीकृत भी नहीं करना है, खाली यहाँ पे बच्चों को अवसर देना है, तो यह भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो सकता है यही होगा, अध्यापक लचीला है यानी वो फ्लेक्सिबल है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसका राइट आंसर 2 है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर 2 है। केवी क्रिएशन, हाय सर, वेलकम आपका। योगेश विंचुरकर 2, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। तो आप सभी लोग जो जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है। और जो लोग नए आए हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए 17वां प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे 2 आंसर था, 2 आंसर था। हाँ, हाय, वेलकम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 17वां प्रश्न। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल डिवाइस। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अल्बर्ट बंडूरा के, बीएफ स्किनर के, लेव वाइगोस्की के, जीन पियाजे के? किसके? जवाब 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 जवाब, जवाब दीजिएगा सभी लोग।
जवाब दीजिएगा। श्रेणी चारण 3, शेष चारण 3, सतपाल यादव, जगदीश चौधरी, दिनेश बंजारा, शगुन सोनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल मंडा 3, पूनम सिंह 3, छेनाराम 3। जो लोग नहीं जवाब दे रहे हैं अगर वो भी जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत होगा गलत सही होगा। मोनू गुज्जर 3, हेमलता 3, दीनू राठौर 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए। 3, 3। तो इसकी राइट आंसर है क्या? 3, ले वाइगोस्की। हाँ सही बात है, ले वाइगोस्की इसका राइट आंसर है। ले वाइगोस्की ही कहते हैं क्या? संस्कृति उपकरण है। ये क्या है? वो कल्चरल डिवाइस, कल्चर को ज्यादा तवज्जो देते हैं, कल्चर को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कौन? वो तो ले वाइगोस्की। ले वाइगोस्की को और क्या कहा जाता है? तो इनको ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का इनको प्रणेता माना जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का इनको क्या माना जाता है? प्रणेता माना जाता है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और जो है ये कल्चर को ज्यादा मानते हैं, सोशल को ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है वह 3 इसका राइट आंसर है। ले वाइगोस्की, ले वाइगोस्की इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ तक बहुत बढ़िया। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव, बीने, चॉम्स्की, मास्लो। पावलोव, बीने, चॉम्स्की, मास्लो। यह यूपी टेट के 2018 में प्रश्न आ चुका है। 2018 में यह प्रश्न आ चुका है। चलिए जवाब दीजिएगा। पावलोव है, बीने है, चॉम्स्की है, मास्लो है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, महेंद्र झाकर, बहुत बढ़िया। सारे लोग अगर जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो श्रेणी चारण 3, सतपाल यादव 3, महेंद्र झाकर बाड़मेरी 3, विमलेश यादव 3, उषा कुमारी 3, शेष चारण, छेनाराम, जगदीश चौधरी, चंचल चौहान, दीनू राठौर 3। हाँ, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। केवी क्रिएशन 3, सोनू चौहान, केवी क्रिएशन 2, 2, 2 नहीं होगा। सोनू चौहान 1 भी नहीं होगा। पावलो नहीं होगा। हेमलता सरागरा 3। सभी लोग के आने चाहिए जवाब। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो कौन है? चॉम्स्की। चॉम्स्की ने ही क्या बताया हुआ? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया हुआ है। इन्होंने ये कहते हैं ये इनेटनेस, ये इनको इनेटनेस भी कहते हैं। ये क्या है? ये इनेटिस्ट भी हैं। जैसे पियाजे जी इनेटिस्ट है वैसे ही ये भी इनेटिस्ट है। ये भी जन्मजात मानते हैं, यानी ये कहते हैं कि बच्चों के पास भाषा सीखने की जो क्षमता है, जो डिवाइस है, वह जन्म से ही होती है। तो भाषा सीखने के ऊपर चॉम्स्की जी जो है ज्यादा जोर देते हैं। पावलो नहीं जोर देते हैं, यह नहीं हो सकते हैं, बीने नहीं हो सकते हैं, मास्लो नहीं हो सकते हैं। ये लोग या लर्निंग के ऊपर है, या बुद्धि के ऊपर है, और या पर्सनालिटी के ऊपर है। जबकि भाषा के ऊपर कौन काम करता है? चॉम्स्की जी काम करते हैं। पावलो जी लर्निंग के ऊपर काम करते हैं, बीने जी बुद्धि के ऊपर काम करते हैं, मास्लो जी पर्सनालिटी के ऊपर काम करते हैं। जबकि भाषा विकास के ऊपर नॉम चॉम्स्की जी काम करते हैं। तो नॉम चॉम्स्की इसका राइट आंसर है। जो है यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर है। चलिए 19वां प्रश्न ले लेते हैं। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन कराना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब, ये सीटेट के 2021 में प्रश्न में आया है। सीटेट 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है कि एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या हो सकती है? आज के वीडियो में, मतलब आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ाया हुआ है। तो जिनको भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में अभी डाउट है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, आज का वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बात करी गई। आज मैंने बताया है जॉन डीवी जी, जॉन डीवी जी जो है इसके प्रवर्तक हैं, और उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा जोर दिया हुआ है। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा जोर दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? चंचल चौहान 3, केवी क्रिएशन 2, छेनाराम 3। तो यहाँ पे 3 जो है जवाब क्या है? वो सही बात है। या 3, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये होगा नहीं। क्यों? अगर हमको प्रगतिशील कक्षा में लेके जाना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लेके जाना, तो ये होगा नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, ये भी नहीं होगा। और विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों पर अंक देना, ये भी नहीं होगा। उनको अंकों पर नहीं देना, उनको प्रोजेक्ट के आधार पर देना। तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, यानी उनको मौके प्रदान करना, यह राइट आंसर है। राइट आंसर इसका क्या है? वह 3 इसका राइट आंसर है। 3 जो है वो राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम आज के सेशन का आखिरी प्रश्न लेते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न लेते हैं। आखिरी प्रश्न है 20वां प्रश्न।
20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में? तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, स्कीमा मनोबंध के रूप में। तो यहाँ पे पियाजे को समझिएगा, पियाजे पियाजे के अनुसार क्या है, संज्ञानात्मक विकास में अगर संज्ञानात्मक संरचनाएं बनती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? योगेश विंचुरकर, बहुत बढ़िया। कमल मंडा 2, श्रेणी चारण 4, सतपाल यादव 4, जगदीश चौधरी 4, शेष चारण 4, छेनाराम 4, विमलेश यादव 4, उषा कुमारी 4, दीनू राठौर 4, सगुन सोनी 4, केवी क्रिएशन 4, पूनम सिंह 4, कमल मंडा 4। जवाब हेमलता सरागरा, दिनेश बंजारा, चंचल चौहान, दौलत सिंह। जवाब। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है वो स्कीमा मैंने पढ़ाया हुआ था, मनोवैज्ञानिक उपकरण यहाँ पे होगा नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध जो है वो व्यवहारवादियों का है, तो ये जीन पियाजे जी व्यवहारवादी नहीं है। ये जीन पियाजे जी व्यवहारवादी नहीं है, तो व्यवहारवादियों को रिजेक्ट करते हैं, तो व्यवहारवादी हो नहीं सकते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध जो है वह व्यवहारवादी करते हैं, तो उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध पावलोव जी करते हैं, वो व्यवहारवादी है, तो इनसे संबंध हो नहीं सकता है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र जेडपीडी, जो जेडपीडी है, जेडपीडी या वाइगोस्की जी करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हो क्या सकता है? स्कीमा मनोबंध, यानी जब वो संज्ञानात्मक संरचनाएं बनती हैं तो उसे कहते हैं क्या? स्कीमा बनता है, स्कीमा या मनोबंध बनता है। यही क्या है? पियाजे जी का मेन पॉइंट है। यहाँ पे जो चौथा आंसर है वह सही है, 4 इसका राइट आंसर है। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है, और आप लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं। तो यहाँ पे आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यह हमारा ये सजेशन है सर, इसको हमको इन्वॉल्व करिए। और नेक्स्ट ऐसे ही डेली जो है हम ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला डेली लेके आएंगे, और उस 20 प्रश्नों की श्रृंखला